नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र 11 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के अंतर्गत हम भाषा की सामान्य प्रवृत्तियाँ तथा भाषा की जो सामान्य विशेषताएं जो होती है उन विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। पिछली तासिका में हमने भाषा की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया था। अब हम इस तासिका में उन विशेषताओं जो विशेषताएं देखी थी उनके आगे की जो भी विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हमने 2-3 विशेषताएं देखी थी। उसमें भाषा परंपरागत होती है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति है। यहाँ तक हम आए थे। अब हम अगली विशेषता देखते हैं। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। 4 नंबर विशेषता, भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भाषा जो है वह व्यक्तिगत संपत्ति न होकर वह सामाजिक संपत्ति है, यानी कि उसका विकास ही समाज में होता है, इसलिए वह सामाजिक संपत्ति मानी जाती है। वह किसी एक व्यक्ति की वैयक्तिक संपत्ति नहीं होती, तो वह पूरे समाज की संपत्ति होती है। भाषा का निर्माण जो है वह निर्माण भी समाज के द्वारा ही होता है और कोई भी साहित्यकार या भाषा प्रेमी भाषा में एक शब्द को जोड़ या उसमें से एक शब्द को भी घटा नहीं सकता। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि कोई साहित्यकार या भाषा प्रेमी भाषा का निर्माता नहीं हो सकता। भाषा की निर्मिति जो है वह समाज में ही होती है, इसलिए उसका निर्माता जो है कोई भाषा प्रेमी या साहित्यकार जो है वह नहीं हो सकता। तो भाषा में होने वाला परिवर्तन जो है वह व्यक्तिकृत न होकर समाजकृत होता है, इसलिए यह विशेषता जो है भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, तो यह भाषा की विशेषताओं में गिनी जाती है। इसके उपरांत अगली विशेषता जो है वह है भाषा परिवर्तनशील है। 5 नंबर विशेषता, भाषा परिवर्तनशील है। संसार का यह नियम है, परिवर्तन जो है वह संसार का नियम ही है। इसी तरह परिवर्तन यह प्रकृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। वस्तुओं के साथ साथ समाज में जितने भी कुछ चीज़ें हैं या जितने भी कोई इंसान हो या मनुष्य हो, सभी में परिवर्तन जो है वह होता रहता है। तो यह नियम जो है वह प्रकृति का एक महत्वपूर्ण नियम है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में धीरे धीरे यह परिवर्तन जो है वह होने लगता है। एक तो वह वस्तु पुरानी बन जाती है, नहीं तो उसमें नयापन लाया जाता है। इस प्रकार की बात इसमें दिखाई देती है। जिस प्रकार बार बार वस्तु का प्रयोग या उपयोग करने से वह चीज़ जो है वह किस प्रकार से घिस जाती है या टूट जाती है, उसी प्रकार भाषा के कुछ शब्द भाषा के कुछ शब्द नए ग्रहण करते हैं, अर्थात भाषा भी विकसित होती रहती है। उसमें बदलाव जो है, परिवर्तन जो है वह होता रहता है। उसका विकास ही उसका परिवर्तन माना जाता है। एक भाषा का जो रूप आज देखने को मिलता है वह 100 वर्ष से पहले नहीं था और 100 वर्ष से पहले जो था वह भी उससे पहले नहीं था। इस प्रकार की बात जो है भाषा में हमें दिखाई देती है। उदाहरणार्थ के लिए वेद ग्रंथों में जिस भाषा का प्रयोग
जिस भाषा का प्रयोग हुआ है उसका वही रूप जो है वह वाल्मीकि, कालिदास जैसे संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथों में प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कि पुरातन काल की जो भाषा थी वह आज के युग में वह भाषा जो है वह नहीं दिखाई देती, तो उसमें बदलाव आ गया है। यानी कि पहले का जो काल था उसमें अपभ्रंश संस्कृत भाषा रही है तथा अन्य कितनी प्रकार की भाषाएं उस वक्त रही थी, लेकिन उस वक्त उन भाषाओं में साहित्य लिखा जाता था। लेकिन आधुनिक काल में आते आते भाषा का साहित्य जो है वह अब दूसरी भाषाओं में लिखा जाता है, उसमें बहुत कुछ बदलाव आ गया है। इस प्रकार से उसका वही रूप वाल्मीकि, कालिदास जैसे संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथों में प्रयोग नहीं हुआ है। अनेक भाषाओं का जो विकास हुआ है वह परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। यह परिवर्तन ध्वनि, शब्द, व्याकरण इनमें कोई भी अपरिवर्तित नहीं रहता, यानी कि सभी प्रकार की बातों में यह परिवर्तन हमें दिखाई देता है। सत्याग्रह या आंदोलन जैसे जो शब्द है वह सन 1921 ईस्वी के बाद प्रयोग में आने लगे। यह शब्द जो है वह पहले भी प्रयोग में आते थे और 1921 के बाद भी वह शब्द जो है वह प्रयोग में आने लगे हैं। वैदिक भाषा में एक शब्द था असुर। यह शब्द वैदिक भाषा में देव के लिए प्रयुक्त होता था, जो बाद में आज राक्षस इस विशेष का वाचक बन गया है। इस प्रकार से भाषा में परिवर्तन जो है वह हमें दिखाई देता है। अब अगली विशेषता है भाषा 6 नंबर की, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है तथा भाषा का अनुकरण किया जाता है। यह बात हम सभी जगह पर देखते हैं। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। हम सबसे पहले जब छोटे थे तो हम जब भाषा सीखे तो वह दूसरे लोग जो बोलते थे समाज में रहते हुए, तो उन लोगों के बोलने के बाद हम उसको सुनते थे और उसी की तरह अनुकरण करने का प्रयास हमने किया, तभी हम भाषा को सीख पाए। इसी प्रकार से भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। इसके साथ ही बौद्धिक प्रयत्न द्वारा भी यह भाषा सीखी जाती है। अतः अनुकरण और बौद्धिक प्रयत्न दोनों पद्धतियों से भाषा सीखी जा सकती है। हम अपनी मातृभाषा अनुकरण के द्वारा सीखते हैं और अन्य भाषाएं जैसे भिन्न प्रदेश या विदेश की भाषाएं, हिंदी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि भाषाएं जो है वह बौद्धिक प्रयत्न के आधार पर हम सीख पाते हैं। इसी तरह बौद्धिक प्रयत्न द्वारा बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता, भाई बहनों आदि पारिवारिक सदस्यों के विभिन्न शब्दों के उच्चारण को वह ध्यान से सुनता है और उन्हें ग्रहण करके वैसा ही बोलने का प्रयत्न करता है। अतः यहाँ पर वह बड़ों का अनुकरण करता है। इसलिए बच्चों से बात करते समय जानबूझकर हकलाकर या तुतली बोली में बोलना जो है वह गलत बात है। और हम किस प्रकार से तुतली बोली बोलते हैं तो उसी प्रकार से वह बच्चा जो है वह अनुकरण करता है। इसलिए बच्चों के सामने इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। बच्चा बड़ों का अनुकरण करता है, इसी कारण उससे शब्दों का स्पष्ट और सही उच्चारण नहीं हो पाएगा। इस बात पर ध्यान देना जरूरी होता है। इसलिए बच्चों से बात करते समय
शब्दों के बीच बीच में तोड़ मरोड़ने के बजाय स्पष्ट, साफ और शुद्ध उच्चारण करना अत्यंत अनिवार्य है। इस तरह हम माता पिता और समाज का अनुकरण करके और बौद्धिक प्रयत्न से भाषा को सीखते हैं। इस प्रकार भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। यह भी भाषा की विशेषताओं में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके उपरांत 7 नंबर की भाषा की विशेषता है, भाषा सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। यानी कि उसका स्तर जो है समाज के अनुसार उसमें दिखाई देता है। भाषा का सामाजिक स्तर पर भेद हो जाता है वह यह कि विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त किसी भी भाषा की आपसी भिन्नता देख सकते हैं। सामान्य रूप से सभी हिंदी भाषा भाषी हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, किंतु जब वह विभिन्न क्षेत्रों की हिंदी में क्या करते हैं कि सामान्य रूप से सभी हिंदी भाषा भाषी हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, किंतु विभिन्न क्षेत्रों के हिंदी में वो पर्याप्त भेद हमें दिखाई देता है। अगर हम इस जगह पर रहेंगे, यहाँ की हिंदी अलग होगी और दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की हिंदी में बहुत अधिक भिन्नता हमें दिखाई पड़ती है। यह भिन्नता उनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तथा व्यावहारिक आदि के स्तरों के कारण होती है और इसलिए उस क्षेत्रों में तथा हमारे क्षेत्र में उस भाषा की भिन्नता जो है वह दिखाई देती है। भाषा के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है, जिसके कारण भिन्नता हमें दिखाई पड़ती है। शिक्षित व्यक्ति जितना सतर्क रहकर भाषा का प्रयोग करता है, उतना सामान्य व अशिक्षित व्यक्ति उतनी सतर्कता से भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता और इसलिए भाषा में भिन्नता हमें दिखाई पड़ती है। यह स्तरीय तथ्य किसी भी भाषा के विभिन्न कालों के भाषा प्रयोग से भी अनुभव हम कर सकते हैं। गांव की भाषा जो होती है वह शिथिल व्याकरण सम्मत होती है, तो शहर की भाषा व्याकरण सम्मत होना सहज स्वाभाविक है। यानी कि गाँव की जो बोली जाने वाली भाषा होती है उसमें व्याकरण के नियमों का पालन इतना नहीं होता, बल्कि शहर में जो भाषा बोली जाती है वह उसमें व्याकरण का प्रयोग जो है वह स्वाभाविक ही हो जाता है, क्योंकि शहर में पढ़े लिखे लोग होने के कारण शैक्षिक स्तर पर उस भाषा का व्याकरण सम्मत होना स्वाभाविक है। इस प्रकार भाषा सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। यह विशेषता भी भाषा की विशेषताओं में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगली विशेषता है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा का परिवर्तनशील होना ही स्पष्ट करता है कि भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा हमेशा बदलती रहती है, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अर्थात जीवित भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। जो भाषा व्यवहार में चल रही है, जिसका विचार विनिमय के लिए प्रयोग हो रहा है, उसका विकास जो है वह होता रहता है। परंतु जो भाषा व्यवहार में आज नहीं प्रयोग में तथा विचार विनिमय के लिए नहीं प्रयोग होता, तो उसमें वह जो भाषा मूर्त हो जाती है। जो भाषा व्यवहार में चल रही है, जिसका विचार विनिमय के लिए प्रयोग हो रहा है, उसका विकास होता रहता है, वह उसके जीवित होने का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। मगर जो भाषा प्रयोग की दृष्टि से समाज से उठ गई है, अर्थात प्रचलित नहीं है, वह मूर्त सी हो जाती है। किंतु
दोनों का भी कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा के ध्वनि संकेत सीमित है, उनकी संख्या निश्चित है, मगर भाषा अत से इत तक नहीं है। इस प्रकार भाषा का रूप जो है वह कभी भी अंतिम रूप नहीं होता। यह विशेषता भी भाषा की विशेषताओं में मानी जाती है। इसके बाद अगली विशेषता है भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। मतलब हम शुरू से ही सहज और सरल बातों का अनुसरण करते हैं, हम कठिन बातों की ओर ध्यान नहीं देते। उसी प्रकार भाषा में भी इसी प्रकार की बातें होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह जीवन में सहज सरल होगा, उसे ही पहले प्राप्त करता है। सहज सरल रास्ते पर चलता है तथा रास्ते पर चलना वह पसंद करता है, मगर चढ़ाई या दुर्गम घाटी से चलना उन्हें कठिन सा लगता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिए तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सरलता और सहजता चाहता है, और सरल सहज शब्दों में वह अपने विचारों को दूसरों तक स्पष्ट करना चाहता है। बच्चों का भाषा सीखते समय सहज सरल आसान रूपों को पहले सिखाया जाता है। पहली कक्षा में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उस कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाते समय व्यंजन, ह्रस्व, दीर्घ, मात्रा आदि उच्चारण सिखाते समय भी प्रथम क्या करते हैं कि सरल उदाहरण देते हैं और बाद में कठिन उच्चारण। भाषा के इसी प्रकार से भाषा के कठिन रूप जो है वह सरल लगने लगते हैं। जैसे कर्म, कम्म और काम, इस प्रकार से कठिनता से सरलता की ओर उन्हें पढ़ाया जाता है। तथा अक्षी, अक्खी और आँख, इस प्रकार से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अक्खी, आँख आदि शब्दों का विकास क्रम इसका परिणाम है। भाषा के कठिन रूपों का सरलीकरण किया जाना ही उसका कठिनता से सरलता की ओर जाना है, और यही बात भाषा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कठिनता से सरलता की ओर उदाहरणार्थ ब्रह्म, ब्रह्म, चिन्ह, चिह्न, इस प्रकार से चट्टोपाध्याय, चटर्जी लिखा जाना। चट्टोपाध्याय शब्द का चटर्जी लिखा जाना कठिनता से सरलता की ओर जाने की प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। इस प्रकार से भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी की विशेषताओं को हम अगली बार देखेंगे।